हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम क्लास 5 ईवीएस का, जिसे आप TWAU भी बोलते हो, उसका चैप्टर 5 आवर वाइब्रेंट कंट्री, इसे पढ़ेंगे, समझेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो यहाँ पर अवर वाइब्रेंट कंट्री का क्या मतलब है? अवर मतलब है हमारा, और वाइब्रेंट का मतलब होता है एकदम जीवंत, जिसमें जीवन हो, जीवंत या रंग बिरंगा भी आप कह सकते हो। और कंट्री मतलब देश। तो हमारा देश कौन सा है? भारत। तो यहाँ पर हम हमारे देश भारत की बात करेंगे। और हमारे देश भारत को वाइब्रेंट क्यों बोला गया है? वाइब्रेंट का अर्थ जैसे कि जीवंत है, और ऊर्जावान भी हम बोलते हैं, जिसमें बहुत ऊर्जा है। और हमारे देश में तरह तरह की भाषाएं, तरह तरह के त्यौहार, अलग अलग धर्मों के लोग और अलग अलग तरह की वेशभूषा, बहुत तरह की चीज़ें हमारे देश में हैं। तो हमारा देश एकदम रंग बिरंगा है, जीवंत है, ऊर्जावान है, ठीक है, गतिशील है। इसीलिए हमारे देश को क्या बोला गया है? अवर वाइब्रेंट कंट्री। तो देखते हैं इस चैप्टर में हमारे देश के बारे में हमें क्या क्या सीखने को मिलता है। अ स्पेशल डे इन स्कूल, स्कूल का स्पेशल दिन। तो यहाँ पर कौन सा स्पेशल डे है? देखिए, इट वॉज 26 जनवरी अवर रिपब्लिक डे। आज क्या था? ये था 26 जनवरी का दिन, जिसे कि रिपब्लिक डे भी बोला जाता है। तो यहाँ पर बात बताई जा रही है 26 जनवरी की, रिपब्लिक डे की, ठीक है। वी केम टू स्कूल अर्ली एंड ऑल ऑफ अस गैदर्ड अराउंड दी फ्लैग पोल इन लाइन्स। तो यहाँ पर जो बातें लिखी गई हैं वो इस तरीके से लिखी गई हैं कि किसी बच्चे ने ये अपनी पूरी कहानी बताई है, जो भी उसने स्कूल में किया, उसने जो जो ऑब्जर्वेशन 26 जनवरी को हुए उसे, ठीक है, जो जो उसने ऑब्जर्व किया 26 जनवरी के दिन, तो उस तरीके से बातें यहाँ पर बताई गई हैं। तो यहाँ पर जो भी बच्चा है वो कहता है या कहती है कि 26 जनवरी का दिन था और ये रिपब्लिक डे था, जिसको हम हिंदी में गणतंत्र दिवस भी बोलते हैं। गणतंत्र दिवस, ठीक है। 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस बोलते हैं, एंड 15 अगस्त को हम इंडिपेंडेंस डे या स्वतंत्रता दिवस बोलते हैं। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो बच्चा है वो बोल रहा है कि 26 जनवरी का दिन था और हम स्कूल में आए, जल्दी आए, अर्ली मतलब जल्दी आए, एंड ऑल ऑफ अस गैदर्ड अराउंड दी फ्लैग पोल इन लाइन्स। गैदर्ड मतलब इकट्ठा होना, और हम सब लोग, जो हमारा फ्लैग पोल था, जहाँ फ्लैग पोल क्या होता है? वह पोल या खंबा जिस पर झंडा फहराया जाता है। तो ये तो हर स्कूल में होता है, आपके स्कूल में भी फ्लैग पोल होगा, है ना। तो यहाँ पर बच्चा बोलता है कि 26 जनवरी के दिन हम जल्दी ही स्कूल में आए, जल्दी से स्कूल पहुँच गए, और जो फ्लैग पोल था उसके चारों तरफ हम लोग लाइन बना के खड़े हो गए, इकट्ठा हो गए। द फोल्डेड फ्लैग वॉज टाइड एट द टॉप, और उसके टॉप में, उस पोल के टॉप में क्या था? एक झंडा था जो कि फोल्ड किया हुआ था और बांधा हुआ था। तो आपने भी ये ऑब्जर्व किया होगा अपने स्कूल में, जब भी झंडा फहराया जाता है उससे पहले जो तैयारी की जाती है, उसमें झंडे को फोल्ड करके बांध कर जो फ्लैग पोल है उसके सबसे टॉप में उसको लगा के रखा जाता है, बाद में उसको अनफोल्ड किया जाता है, फहराया जाता है। तो ठीक है, इसी तरीके से बच्चा भी बता रहा है कि जो झंडा है उसको फोल्ड करके बांधा हुआ था टॉप में, जो फ्लैग पोल था उसके टॉप पर उसे बांधा हुआ था। द ग्राउंड अराउंड द फ्लैग पोल वॉज ब्यूटिफुली डेकोरेटेड विथ फ्लावर्स, और जो फ्लैग पोल जहाँ पर था, उसका जो ग्राउंड था जहाँ पर फ्लैग पोल था, उसके चारों तरफ क्या किया हुआ था? बहुत खूबसूरती से सजाया हुआ था। किससे? फ्लावर से। तो यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये पिक्चर है, यहाँ ये है फ्लैग पोल, और यहाँ पर इस फ्लैग पोल जहाँ पर लगा हुआ है, इस जगह पर नीचे ग्राउंड में फूलों से उसे सजाया हुआ था चारों तरफ से। ओके, our head teacher pulled the rope and our tricolor flag unfurled to the rhythm of drums and claps। और जो हमारी प्रधान अध्यापिका थी, या अध्यापक जो भी होंगे, प्रधान अध्यापक या अध्यापिका, उन्होंने रोप को खींचा, रस्सी को पुल किया। पुल मतलब खींचना। फ्लैग के पास एक रस्सी होती है जिसको हम पुल करते हैं तो वो जो फ्लैग है वो खुल जाता है। तो ऐसे ही जो प्रधान अध्यापिका है उन्होंने जो रस्सी थी, रोप था, उसको पुल किया, खींचा, और हमारा जो ट्राई कलर था, ट्राई कलर मतलब तिरंगा, हमारे झंडे का नाम क्या है? तिरंगा, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम उसे? ट्राई कलर, ठीक है। तो जो हमारा ट्राई कलर फ्लैग था, तिरंगा झंडा था, वो अनफर्ल हुआ, खुल गया, ठीक है, वो उसको फहरा दिया टू द रिदम ऑफ ड्रम्स एंड क्लैप्स। और जैसे ही वो उस झंडे को फहराया, जो ड्रम्स हैं वो बजने लगे, क्लैपिंग हुई। ऐसे ही आपके स्कूल में भी होता होगा, जब झंडा फहराते हैं तो ड्रम बीट्स बजाई जाती हैं, क्लैपिंग की जाती है, ठीक है। तो ऐसे ही इनके स्कूल में भी झंडे को फहराया गया। टुगेदर वी sang द नेशनल एंथम लाउडली विथ प्राइड एंड यूनिटी।
और फिर हम सब ने एक साथ मिलकर हमारा जो राष्ट्रगान है, नेशनल एंथम मतलब राष्ट्रगान, उसे गाया। ठीक है, पूरे प्राइड और यूनिटी के साथ, पूरे गर्व और एकता के साथ। और कौन सा है हमारा राष्ट्रगान? जन गण मन। तो इस गान को गाया। ठीक है, अब यहाँ पर आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है। डू यू नो, क्या आपको पता है? द सैफरन कलर एट द टॉप ऑफ आवर नेशनल फ्लैग स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ एंड करेज। हमारे राष्ट्रीय झंडे में जो सबसे ऊपर का रंग होता है वो होता है सैफरन, जिसको हम हिंदी में केसरिया बोलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं पिक्चर में। और इसका क्या मतलब होता है? केसरिया रंग का मतलब होता है ताकत और बहादुरी, करेज, हिम्मत, कि हमें हमेशा हिम्मत से रहना है, बहादुरी से रहना है, कभी डरना नहीं है। The white middle band stand for peace and truth with the blue Ashok Chakra at the center representing duty, dharma. The green band at the bottom stands for growth and prosperity. और उसके बाद जो बीच में है कौन सा कलर होता है? वाइट। और वाइट कलर हमें क्या सिखाता है? ये किसका प्रतीक है? शांति का, पीस का, सच्चाई का, कि हमें हमेशा शांति से रहना चाहिए और सच्चाई से रहना चाहिए। ओके, और बीच में अशोक चक्र होता है जो ब्लू रंग का होता है। वो क्या रिप्रेजेंट करता है? ड्यूटी, धर्म। हमें अपना जो धर्म है, हमारा जो काम है, उसे निरंतर करते रहना चाहिए। फिर सबसे नीचे आता है ग्रीन कलर, हरा रंग, जिसका मतलब होता है ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी। ग्रोथ मतलब आगे बढ़ते रहना, प्रॉस्पेरिटी उन्नति। ठीक है, हमें उन्नति करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। तो इस तरीके से जो हमारे झंडे के तीनों रंग हैं वो हमें कुछ न कुछ शिक्षा देते हैं। रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन एट दिल्ली। अब आपको पता है रिपब्लिक डे के दिन जो दिल्ली में भी एक बहुत बड़ा आयोजन होता है ना। बहुत सारे लोग वहाँ पर रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन देखने के लिए जाते हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चों ने वहाँ पर ये प्रोग्राम देखा हो, तो डेफिनेटली आपको वो सारी जो आपने देखा है ऑब्जर्वेशन वो आप रिकॉल कर पाओगे। आपको याद आएगा कि किस तरीके से वहाँ पर चीज़ें होती हैं, कैसे प्रोग्राम होता है। तो यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है, What special events or activities take place at your school on the occasion of Republic Day? आपके स्कूल में कौन कौन से इवेंट्स या एक्टिविटीज़ होती हैं ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे? रिपब्लिक डे के अवसर पर आपके स्कूल में क्या क्या कार्यक्रम होते हैं उसके बारे में आपने यहाँ पर लिखना है। तो इसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं, ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे आवर स्कूल होल्ड्स अ स्पेशल प्रोग्राम। हमारे स्कूल में स्पेशल प्रोग्राम होता है रिपब्लिक डे के दिन। वी होस्ट द नेशनल फ्लैग एंड सिंग द नेशनल एंथम। सबसे पहले हम राष्ट्रीय झंडा फहराते हैं और राष्ट्रगान गाते हैं। स्टूडेंट्स प्रेजेंट डांसेस, सॉन्ग्स, पोम्स एंड स्पीचेस अबाउट अवर कंट्री। और जो बच्चे हैं वो अपने देश के बारे में, हमारे देश के बारे में, भारत के बारे में जो है गाने गाते हैं, पोम सुनाते हैं, स्पीच देते हैं और डांसेस शो करते हैं, डांस प्रेजेंट करते हैं। वी ऑल्सो हैव अ परेड एंड फन कॉम्पिटिशन्स। हम परेड भी करते हैं और कुछ फन कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं। इन द एंड स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल। और आखिरी में सभी को मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। तो इस तरीके से आप अपनी स्कूल की बात भी यहाँ पर बता सकते हैं। अगर आपके स्कूल में कुछ और एक्टिविटीज़ होती हैं उसके बारे में आप यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर आपको जो पिक्चर दिखाई गई है, देखिए ये कहाँ की पिक्चर है? 26 जनवरी जो दिल्ली में रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है उसकी पिक्चर है। ठीक है, यहाँ लोग बैठे हुए हैं और जो रोड है वहाँ पर परेड हो रही है ना। तो इस तरीके से बहुत सारी एक्टिविटीज़ 26 जनवरी के दिन दिल्ली में होती हैं। नेक्स्ट इज़ वी सिंग द नेशनल एंथम टुगेदर ऑन दिस डे। हम इस दिन 26 जनवरी के दिन, 26 जनवरी के दिन क्या करते हैं? नेशनल एंथम गाते हैं। ठीक है, एक साथ मिलकर। कैन यू नेम सम रिवर्स एंड माउंटेन रेंजेस मेंशन्ड इन द नेशनल एंथम, फिर इन द टेबल गिवन बिलो। तो यहाँ पर अगर जब आपने बहुत अच्छी तरीके से नेशनल एंथम आपको आती होगी तो आपको पता होगा कि उसमें बहुत सारी नदियों के नाम आते हैं और बहुत सारे पहाड़ जो पर्वत श्रेणी श्रृंखला है उनके नाम आते हैं। तो कौन कौन सी नदियों के नाम और पर्वत श्रृंखलाओं के नाम हमारे नेशनल एंथम में हैं वो आपने यहाँ पर बताने हैं। तो हमारा जो नेशनल एंथम है उसमें 2 नदियों के नाम आते हैं, एक है गंगा, दूसरी यमुना। ठीक है, और जो माउंटेन्स हैं वो हैं विंध्या हिल्स एंड हिमालय। ओके, तो इस तरीके से आप ये बताएंगे। फिर है ऑन रिपब्लिक डे विच एक्टिविटीज़ वुड यू लाइक टू पार्टिसिपेट इन। रिपब्लिक डे के दिन आप कौन सी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना पसंद करते हैं या करोगे उसके बारे में आप यहाँ पर लिखेंगे। तो इसमें आपके अपनी अपनी चॉइसेस हो सकती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर आंसर लिखेंगे। यहाँ पर मैंने अपने अकॉर्डिंग आंसर लिखा है, इसमें आप अपना आंसर बता सकते हैं।
On Republic Day, I would like to participate in group dance and poem recitation. Okay, Republic Day के दिन मैं ग्रुप डांस और पोम रेसिटेशन जो होती है कविता पाठ उसमें पार्टिसिपेट करना चाहूँगा या चाहूँगी। अब इस पिक्चर में आप देखिए यहाँ पर दिल्ली में जो रिपब्लिक डे परेड होती है उसमें क्या क्या होता है उसका एक चित्र दिखाया गया है। यहाँ पर बाइक में जो लोग रहते हैं बाइक से कर्तव्य दिखाते हैं, एक्टिविटीज़ दिखाते हैं, वो है। देन यहाँ पर एक झांकी है किसी स्टेट की, है ना, देखो यहाँ पर भी ये नाव में जा रहे हैं। तो इस तरीके से अलग अलग स्टेट की जो झांकियाँ होती हैं, जो टैब्ल्यूज़ होते हैं वो दिखाए जाते हैं रिपब्लिक डे परेड में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, हैव यू एवर वॉच द रिपब्लिक डे परेड इन दिल्ली ऑन टेलीविज़न? व्हाट डिड यू लाइक द मोस्ट अबाउट इट? क्या आपने कभी टेलीविज़न पर, टीवी पर जो दिल्ली में रिपब्लिक डे परेड होती है उसको देखा है? और अगर आपने देखा है तो आपको उसमें कौन सी चीज़ सबसे अच्छी लगी उसके बारे में आपने यहाँ पर बताना है। सो हियर इज़ वन आंसर, येस आई हैव वॉच्ड द रिपब्लिक डे परेड इन दिल्ली ऑन टेलीविज़न। आई लाइक द tablet ऑफ स्टेट्स एंड फाइटर जेट फ्लाइंग इन द स्काई मोस्ट। तो यहाँ पर बताया गया है कि मैंने रिपब्लिक डे की परेड जो है टेलीविज़न पर देखी है और मुझे सबसे ज़्यादा जो अच्छी लगी वो क्या थी, टैब्लोज ऑफ स्टेट्स की जो झांकियाँ निकलती हैं, रंग बिरंगी झांकियाँ, एंड फाइटर जेट फ्लाइंग इन दी स्काई, और जो आसमान में फाइटर जेट प्लेन्स उड़ते हैं वहाँ पर जो एक्टिविटीज़ दिखाते हैं वो मुझे सबसे अच्छे लगे। तो इस तरीके से आपको जो चीज़ वहाँ पर पसंद आई वो आप यहाँ पर बताएंगे। फिर नेक्स्ट है, डिस्कस एंड लिस्ट डाउन द वेरियस आइटम्स ऑफ योर स्टेट टैब्लोज, मेक अ पोस्टर और अ मॉडल ऑफ इट। तो यहाँ पर आपने आपके स्टेट का जो टैब्लो होता है उसके बारे में बताना है, कौन कौन से आइटम्स उसमें लगाए गए थे, या आपके स्टेट का जो टैब्लो होता है परेड में उसमें कौन कौन से आइटम्स होते हैं उसके बारे में आपने डिस्कस करना है। और उसके लिए एक पोस्टर भी आप बना सकते हैं और एक मॉडल भी बना सकते हैं। तो ये एक एक्टिविटी है, ये आप जिस भी स्टेट को बिलोंग करते हैं वहाँ के उस स्टेट के टैब्लो के बारे में आप डिस्कस करेंगे, वहाँ पर क्या क्या हो सकता है, मतलब उस स्टेट की जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें, फेमस चीज़ें होती हैं वो चीज़ें आप अपने टैब्लो में बनाते हैं, दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखो एक बच्चों ने एक टैब्लो बनाया है, अपने स्टेट का मॉडल बनाया है। इसी तरीके से आप भी एक मॉडल इस तरीके से बना सकते हैं। आगे है, वी एंजॉयड वॉचिंग द रिपब्लिक डे परेड इन न्यू दिल्ली, द फाइटर जेट फ्लाइंग इन द स्काई, द स्टेट टैब्लोज एंड द कल्चरल प्रोग्राम्स। द परेड also featured the Indian Defence Forces, the Army, the Navy, the Air Force, the paramilitary and other forces. We asked our teachers why Republic Day is celebrated on 26 January. तो यहाँ पर बच्चा बोल रहा है कि हमने रिपब्लिक डे परेड में जो कि दिल्ली में था उसमें क्या क्या देखा। तो फाइटर जेट फ्लाइंग इन द स्काई, ठीक है, जो फाइटर प्लेन्स होते हैं, जेट्स होते हैं, आसमान में उड़ते हैं, उनको देखा। द स्टेट टैब्लोज एंड द कल्चरल प्रोग्राम्स, और जो झांकियाँ होती हैं अलग अलग राज्यों की उनको देखा। एंड कल्चरल प्रोग्राम्स मतलब जो डांसेस वगैरह भी होते हैं, वहाँ पर कुछ सॉन्ग्स वगैरह भी गाए जाते हैं, उस तरीके के प्रोग्राम्स हमने देखे। द परेड ऑल्सो फीचर द इंडियन डिफेंस फोर्सेस, वहाँ पर हमने इंडियन डिफेंस फोर्सेस को भी देखा, जैसे कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स एंड अदर फोर्सेस, और भी जो फोर्सेस होती हैं उनको भी हमने वहाँ पर देखा। वी आस्क्ड अवर टीचर वाई रिपब्लिक डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी, और हमने अपने टीचर से पूछा कि रिपब्लिक डे को 26 जनवरी को ही क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, क्यों मनाया जाता है। तो यहाँ पर आगे आपको बताया जाएगा कि हम 26 जनवरी को ही रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं, ठीक है। तो हम इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947। की बात आप सबको पता होगी कि हमारा देश भारत कब आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। बिफोर दैट वी वर नॉट फ्री टू टेक डिसीजंस अवर सेल्फ, और 1947 से पहले 15 अगस्त 1947 से पहले हम भारत के लोग अपने जो निर्णय हैं, डिसीजंस हैं, वो अपने आप नहीं ले सकते थे, क्योंकि हम तब आज़ाद नहीं थे, ठीक है। तब हम ब्रिटिश रूल के अंडर में थे, इसलिए हम अपने डिसीजंस खुद नहीं ले सकते थे। मैनी ब्रेव पीपल स्ट्रगल्ड हार्ड टू मेक इंडिया फ्री, वी रिमेंबर देयर कंट्रीब्यूशन एंड सेलिब्रेट अवर फ्रीडम एवरीवेयर ऑन दिस डे। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि यहाँ पर बताया गया है कि हमारे बहुत सारे जो बहादुर लोग थे, ब्रेव पीपल थे, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत की, बहुत कोशिश की, जिसके बाद जो हमारा भारत है वो आज़ाद हुआ।
और हम उनके योगदान को याद करते हैं कि हमारी आज़ादी में उनका कितना योगदान है, उन्होंने कितना बड़ा काम किया, एंड सेलिब्रेट आवर फ्रीडम एवरी ईयर ऑन दिस डे। एंड हम 15 अगस्त को अपना फ्रीडम वाला दिवस सेलिब्रेट करते हैं, फ्रीडम डे, जिस दिन हम आज़ाद हुए थे, दैट इज़ कॉल्ड इंडिपेंडेंस डे। ओके, तो यहाँ पर बात बताई गई है इंडिपेंडेंस डे की। अब आगे क्या हुआ, आज़ाद होने के बाद क्या हुआ उसके बारे में यहाँ बताया गया है। वी सेलिब्रेट द इंडिपेंडेंस डे जॉयफुली, हम बड़ी हर्ष के साथ इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। ऑन दिस डे आवर कंट्री बिकेम फ्री, इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। डज दिस मीन एवरीवन कुड डू वट एवर दे वॉन्ट, आस्क्ड प्रिया। अब यहाँ पर प्रिया ने टीचर से पूछा, क्या आज़ाद होने का मतलब ये है कि कोई कुछ भी कर सकता है जो उसका मन करे? इमेजिन What would happen if there were no rules, said the teacher. टीचर ने कहा, इमेजिन करो अगर कहीं पर कोई रूल्स ही ना हो, ठीक है, तो क्या होगा? In the same way, a country also needs rules to run smoothly and keep everyone safe and happy. अगर कहीं किसी चीज़ के लिए कोई रूल ही नहीं होगा तो क्या होगा? प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। मान लीजिए आप अपने स्कूल का ही एग्जाम्पल ले लो। आपके स्कूल में अगर रूल्स हैं कि बच्चों को लाइन बना के चलना है, कॉरिडोर्स में इधर उधर नहीं भागना है, क्लास में शांति से बैठकर पढ़ाई करनी है और एक दूसरे का ध्यान रखना है, किसी को धक्का नहीं देना है, स्टेयर्स पे नहीं दौड़ना है, अगर कोई इन रूल्स को ना फॉलो करे तो क्या होगा? आपस में लड़ाई झगड़ा हो सकता है, दौड़ेंगे तो गिर सकते हैं, एक दूसरे को धक्का दोगे तो चोट लग सकती है ना? तो अगर इन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो हमें परेशानी आ सकती है, हमको कोई भी दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे ही अपने देश को चलाने के लिए, अपने देश को स्मूथली रन करने के लिए हमें रूल्स की ज़रूरत होती है ताकि हमारा देश सेफ रहे, सुरक्षित रहे, देश में जो भी नागरिक हैं वो सुरक्षित रहें और हमारा देश अच्छी तरीके से चल सके, आगे बढ़ सके। इसके लिए रूल्स की ज़रूरत होती है। सो वी मेड अ प्लान एंड अ सेट ऑफ रूल्स फॉर अवर कंट्री। इसीलिए हमारे देश ने क्या किया? प्लान बनाया और रूल्स का सेट बनाया कि ये रूल्स हमारे देश को चलाने के लिए होने चाहिए। On 26 January 1950, we decided to follow this special book of rules called the Constitution. तो हमारा देश जिन रूल्स के अंतर्गत चलता है, जो रूल्स बनाए गए हैं हमारे देश को चलाने के लिए, उस रूल्स वाली बुक को क्या बोला जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, जिसको आप हिंदी में संविधान भी बोलते हैं। ओके, तो ये जो बुक है, बुक ऑफ रूल्स कॉन्स्टिट्यूशन, ये कब शुरू किया गया, कब लागू किया गया? इसको 26 जनवरी 1950 को स्टार्ट किया गया, 26 जनवरी के दिन। और ईयर कौन सा था? 1950। ठीक है, स्पेशल बुक थी, बुक ऑफ रूल्स, जो कि हमने 26 जनवरी 1950 को फॉलो करना शुरू किया, इसी के अकॉर्डिंग चलना शुरू किया। दिस इज़ वाई वी सेलिब्रेट 26 जनवरी एज इंडियाज़ रिपब्लिक डे एवरी ईयर। इसीलिए हम हर साल 26 जनवरी को जो रिपब्लिक डे है उसको मनाते हैं। इसीलिए हम हर साल 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया था, इफेक्ट में आया था। ठीक है, फिर आगे है राइट, व्हाट इवेंट्स टेक प्लेस एट योर स्कूल ऑन इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे के दिन आपके स्कूल में क्या क्या होता है, कौन कौन से एक्टिविटीज़ होती हैं, वो आपने यहाँ पर बताना है। तो इस आंसर को आप ऐसे लिख सकते हैं, ऑन इंडिपेंडेंस डे आवर स्कूल इज़ डेकोरेटेड विथ फ्लावर्स एंड फ्लैग्स। इंडिपेंडेंस डे के दिन हमारा स्कूल जो है वो फूलों और जो राष्ट्रीय झंडे होते हैं, तिरंगे, उससे सजाया जाता है हमारे स्कूल को। आवर प्रिंसिपल होस्ट द नेशनल फ्लैग, जो प्रिंसिपल सर या मैम होती हैं वो तिरंगा झंडा फहराती हैं। एंड वी ऑल सिंग द नेशनल एंथम, और हम सब मिलकर राष्ट्रीय गान गाते हैं। स्टूडेंट्स परफॉर्म पेट्रियोटिक डांसेस, सॉन्ग्स एंड स्पीचेस। एट द एंड स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू एवरीवन। और जो बच्चे हैं वो जो हमारे पेट्रियोटिक देशभक्ति गाने हैं, डांस है, स्पीचेस हैं, वो परफॉर्म करते हैं और आखिरी में सभी को मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। फिर है एक्टिविटी 2, राइट डाउन 5 रूल्स दैट आर फॉलोड एट योर स्कूल। आपने 5 रूल्स लिखने हैं जो कि आपकी स्कूल में फॉलो किए जाते हैं, जो आपके स्कूल ने बनाए हैं आप लोगों के लिए। इफ़ यू वर टू मेक 1 न्यू रूल, व्हाट वुड इट बी? अगर आपको एक नया रूल बनाना हो तो आप कौन सा नया रूल बनाएंगे? तो यहाँ पर आपने वो बताना है कि आप क्या क्या सोचते हैं, कौन सा नया रूल आपको अच्छा लगेगा बनाना, उसके बारे में आप यहाँ पर बताएंगे। तो यहाँ पर कुछ रूल्स लिख दिए गए हैं जो अक्सर हमारे सभी के स्कूल्स में फॉलो किए जाते हैं। इसी तरीके से आप भी बता सकते हैं। जैसे पहला रूल है, वी मस्ट कम टू स्कूल ऑन टाइम, मतलब हमें समय पर स्कूल आना है, ये बहुत ज़रूरी है। देन वी मस्ट वियर क्लीन एंड प्रॉपर यूनिफॉर्म, हमें साफ़ सुथरी और सही यूनिफॉर्म पहननी है।
वी मस्ट रिस्पेक्ट अवर टीचर्स एंड क्लासमेट्स, और जो भी हमारे टीचर्स हैं और जो भी हमारे क्लासमेट हैं उन सबकी हमने रिस्पेक्ट करनी है। देन वी मस्ट नॉट रन इन द कॉरिडोर्स, हमें कॉरिडोर्स पे दौड़ना नहीं है। ओके। देन 5, वी मस्ट कीप अवर क्लासरूम्स एंड स्कूल क्लीन, हमें अपने क्लासरूम्स को और अपने स्कूल को साफ़ सुथरा रखना है। इसके अलावा भी बहुत सारे रूल्स होते हैं, जैसे आप यहाँ से वहाँ जाते हो, एक क्लासरूम से दूसरे क्लासरूम में जाते हो, यू शुड बी ऑलवेज इन अ लाइन, आपको लाइन बना के जाना है। ओके। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर रूल्स लिखेंगे। फिर एक न्यू रूल बनाया गया है, आपको जो अच्छा लगता है वो आप बताएंगे। आई हैव रिटन हियर, एवरीवन शुड प्लांट एंड टेक केयर ऑफ वन ट्री इन स्कूल, हर किसी को, हर बच्चे को स्कूल में एक पौधा लगाना है और उसकी देखभाल करनी है। तो इस तरीके से आप भी कोई नया रूल बना सकते हैं, बता सकते हैं। आगे है, वी वॉन्टेड टू लर्न मोर अबाउट इंडिया, हम अपने भारत के बारे में और जानना चाहते थे। द टीचर आस्क्ड, हैव यू एवर लुक्ड एट अवर करेंसी नोट, तो टीचर ने पूछा कि आपने कभी अपनी करेंसी नोट को देखा है, जो आपके कंट्री में, आपके देश में जो करेंसी चलती है, जो रुपये हैं, उनको देखा है, किसी भी नोट को देखा है? तो ये आपसे पूछा गया है। तो आपने भी देखे होंगे कोई ना कोई नोट, तो आपने ज़रूर देखा होगा। तो यहाँ पर कुछ फाइंडिंग्स हैं, फाइंडिंग इंडिया इन करेंसी नोट्स। अब करेंसी नोट्स में इंडिया को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या क्या देखते हैं उसमें, उसके बारे में बताया गया है। एक्टिविटी 3, ये नोट है, स्पेसिमेन है नोट का, 10 रुपीज़ नोट है ये, ठीक है। उसके फ्रंट का, बैक साइड दोनों का व्यू है। एंड यहाँ पर आपको क्या बोला गया है, टेक एनी इंडियन करेंसी नोट एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली, देन फिल इन द टेबल बिलो। यहाँ पर आपने किसी भी करेंसी नोट को लेना है, आपके पास घर में जो भी करेंसी नोट है अपने पेरेंट्स की हेल्प से वो लीजिएगा और उसको ध्यान से देखिएगा। उसके बाद ये सारी चीज़ें आपने नोट करनी है, बतानी है, जैसे कि व्हाट टू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करना है, व्हाट यू फाउंड, और आपको क्या मिला, जैसे वैल्यू ऑफ द नोट, उस नोट की वैल्यू कितनी है, वैल्यू मतलब वो नोट कितने का है, जैसे ये ₹10 लिखा हुआ है, ये इसकी वैल्यू है। तो यहाँ पर आप जो भी नोट लेंगे उसकी वैल्यू आपने लिखनी है सबसे पहले। उसके बाद कलर ऑफ द नोट, नोट का कलर क्या है, कई नोट्स ब्राउन होते हैं, कई नोट्स थोड़ा आपको ब्लूइश लगेंगे, कोई ग्रीनिश लगेंगे, है ना, कोई पिंकिश लगेंगे, तो उसका कलर बताना है। उसके बाद नंबर ऑफ़ लैंग्वेजेस, उसमें कितनी भाषाएं लिखी होती हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ भाषाएं दिख जाएंगी, वो आप फाइंड आउट करेंगे उसमें कितनी भाषाएं लिखी हैं। उसके बाद लैंग्वेजेस रिटन ऑन द नोट एंड देयर ऑर्डर, यहाँ पर तो आप नंबर लिखेंगे कि कितने हैं, 10 हैं, 15 हैं, 16 हैं, इस तरीके से। यहाँ पर आप लिखेंगे कि कौन लैंग्वेजेस रिटन ऑन द नोट, कौन कौन सी लैंग्वेजेस में लिखी गई हैं, उनके नाम, एंड देयर ऑर्डर, ऑर्डर मतलब सीक्वेंस, पहले नंबर पे क्या है, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, ऐसे आपने बताना है। फिर है नेम ऑफ द मॉन्यूमेंट, हर नोट में कोई ना कोई मॉन्यूमेंट होता है, उसके बारे में आप बताएंगे उसमें कौन सा मॉन्यूमेंट बना हुआ है, ठीक है, रेड फोर्ट बना है या कोई और मॉन्यूमेंट है, वो आप देखेंगे। देन सिंबल सीन ऑन द नोट, उस नोट में कौन कौन से सिंबल्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो आप बताएंगे। देन इमेज ऑफ एनिमल्स विच कुड बी फाउंड, अगर उसमें कोई एनिमल है, उसका एनिमल की इमेज है, उस एनिमल का नाम आप लिखेंगे। देन एनी मैसेज रिटन ऑन द नोट, उस नोट पर कोई मैसेज लिखा हुआ है, कोई संदेश है, तो वो आप बताएंगे। देन एनीथिंग एल्स, और इसके अलावा कुछ और आप ऑब्जर्व करते हो तो वो आप लास्ट में लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है ₹50 का, 50 रुपीज़ नोट का, तो हम यहाँ पर वैल्यू ऑफ द नोट लिखेंगे ₹50। कलर ऑफ द नोट ब्लूइश, ग्रीनिश, थोड़ा सा ग्रीनिश भी होता है, यू कैन राइट ब्लूइश और ग्रीनिश। नंबर ऑफ लैंग्वेजेस, कितनी लैंग्वेजेस होती हैं टोटल उसमें, 17, इंग्लिश और हिंदी होती हैं, ये तो 2 हो गई, इसके अलावा 15 अदर लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है। लैंग्वेजेस रिटन ऑन द नोट एंड देयर ऑर्डर, ओके, तो यहाँ पर लैंग्वेजेस के नाम लिखने आपने, और कितने होते हैं वो उनको ऑर्डर में लिखना है। तो मतलब ये जो 15 है, आपको इंग्लिश हिंदी तो हर जगह उसमें दिखाई देगा, बट जो 15 लैंग्वेजेस होती हैं बैक साइड में, उसको एक सीक्वेंस में लिखा जाता है, तो वो सीक्वेंस अभी आपको दिखाएंगे। इंग्लिश हिंदी फ्रंट में होती है और बैक साइड में 15 लैंग्वेजेस हैं जो कि सीक्वेंस में है, ठीक है। नेम ऑफ द मॉन्यूमेंट, उसमें कौन सा मॉन्यूमेंट है ₹50 में, स्टोन चैरियट ऑफ हम्पी, ये कर्नाटका में है, इसका पिक्चर उसमें दिखाया गया है इस मॉन्यूमेंट का। ऐसे ही अलग अलग नोट्स में अलग अलग मॉन्यूमेंट्स की पिक्चर होती है। सिंपल सीन ऑन द नोट, नोट में और कौन कौन से सिंबल्स होते हैं, नेशनल एम्बलम है उसमें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का लोगो है, स्वच्छ भारत अभियान का लोगो है जो कि चश्मे से बने रहते हैं, स्पेक्टिकल्स, वो है उसमें। इमेज ऑफ एनिमल विच कुड बी फाउंड, इस नोट में एक RBI का जो लोगो है उसमें स्नो लेपर्ड बना हुआ है, अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो ये भी आपको दिखा दिया जाएगा।
देन एनी मैसेज रिटन ऑन द नोट, नोट में कोई और मैसेज लिखा रहता है, ये हिंदी में लिखा रहता है सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा विजय होती है। ओके, एनीथिंग एल्स, इसके अलावा कुछ और, इमेज ऑफ गांधी जी की इमेज भी हमें उसमें दिखाई देती है। एंड देन नोट का सीक्वेंस हमें दिखाई देता है, नंबर होते हैं नोट्स के वो भी दिखाई देता है। तो इसके अलावा और भी चीज़ें आप उसमें बता सकते हैं। तो यहाँ पर ये लैंग्वेजेस हैं, तो आप देख सकते हैं सीक्वेंस में सबसे पहले असमीज़ होती है, उसके बाद बांग्ला, फिर गुजराती, फिर कन्नड़, फिर कश्मीरी, कोंकणी, फिर है मलयालम, मराठी, नेपाली, उसके बाद उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू। तो ये सीक्वेंस में भाषाएं उसमें लिखी रहती हैं, ठीक है। और तो ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का लोगो, इसमें हमें एक स्नो लेपर्ड दिखाई दे रहा है, तो इसके बारे में आप बता सकते हैं। ऐसे आपको और जो नोट्स उसमें अलग अलग एनिमल्स दिखेंगे, तो वो आप बता सकते हैं कि आपको कौन सा एनिमल उसमें दिखाई दिया। ओके, लुक एट द पिक्चर ऑन द करेंसी नोट, द टीचर सेड होल्डिंग इट आउट फॉर अस, कैन यू गेस हुज इमेज इज ऑन दिस नोट? वी ऑल सेड महात्मा गांधी इन कॉरस। तो यही बात टीचर ने भी उनसे पूछी, टीचर ने उनसे एक करेंसी का नोट निकाला, ठीक है, करेंसी नोट निकाला कोई भी, और उनसे पूछा, अपने हाथ में नोट को लेके पूछा कि आप गेस कर सकते हैं इस नोट में किसकी इमेज है? तो बच्चों ने एक साथ मिलकर क्या बोला? महात्मा गांधी। ओके, इन कॉरस मतलब एक साथ। देन शी आस्क्ड, डू यू नो देयर आर एक्चुअली 2 images ऑफ हिम ऑन ईच नोट। तो टीचर ने उसके बाद बताया कि आपको पता है हर नोट में उनकी 2 इमेजेस होती हैं। होल्ड द नोट अप टू द लाइट एंड सी व्हाट यू कैन फाइंड। एक जो पिक्चर होती है वो आपको वो साफ साफ ऊपर दिखाई देगी, लेकिन जो दूसरी वाली होती है वो वाटरमार्क की तरह वो आपको ईजिली दिखती नहीं है। उसके लिए आपने नोट को थोड़ा सा रोशनी की तरफ लगाना है और फिर उसको देखना है, तब आपको वो इमेज हल्की सी दिखाई देगी, ठीक है। वी ऑल लुक्ड एट द नोट इन लाइट। तो बच्चे बोल रही है कि हमने फिर उस नोट को लाइट में देखा। वी वर सरप्राइज टू सी अ स्मॉलर इमेज ऑफ गांधी जी विच वी हैड नॉट सीन बिफोर। तो बता रही है कि उसके बाद हमने गांधी जी की एक छोटी इमेज उसमें और देखी जो कि हमने पहले नहीं देखी थी। डिड यू नोटिस द टाइनी राउंड स्पेक्टिकल्स ऑन द करेंसी नोट? क्या आपने करेंसी नोट में जो छोटे छोटे चश्मे हैं वो देखे? Yes, okay. These spectacles are the symbol of a nationwide mission called स्वच्छ भारत अभियान, क्लीन इंडिया मिशन। तो ये आप सबको पता है कि स्वच्छ भारत अभियान हमारे देश के द्वारा चलाया गया, जिसको हम क्लीन इंडिया मिशन भी बोलते हैं। और उसका सिंबल क्या है? ये, ठीक है, स्पेक्टिकल्स, और इसमें स्वच्छ भारत लिखा हुआ रहता है। तो ये भी आपको नोट में दिखेगा। द सिंबल इज़ बेस्ड ऑन द स्पेक्टिकल्स ऑफ गांधी जी। और जो ये स्पेक्टिकल्स बने हुए हैं ये किस पर बेस्ड हैं? गांधी जी की जो स्पेक्टिकल्स हैं उस पर बेस्ड हैं, ठीक है। When we asked our teacher why this was so, she said Gandhiji was very particular that everyone should keep their surroundings clean. People who lived in his ashram followed strict rules of cleanliness. बच्चों ने टीचर से पूछा कि जो हमारी करेंसी है उसमें गांधी जी के ही स्पेक्टिकल्स को क्यों सिंबल बनाया है। तो टीचर ने क्या जवाब दिया कि गांधी जी वॉज वेरी पर्टिकुलर दैट एवरीवन शुड कीप द सराउंडिंग्स क्लीन, कि गांधी जी इस बात का विशेष ध्यान रखते थे कि हमारे आसपास का जो वातावरण है, चारों तरफ का जो सराउंडिंग है वो बहुत साफ सुथरा रहे। एंड पीपल हु लिव्ड इन हिज आश्रम फॉलो स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ क्लीनिनेस। और उनके आश्रम में जो लोग रहते थे वो सफाई के लिए जो भी स्ट्रिक्ट रूल बने हुए थे उनको फॉलो करते थे, उनको मानते थे। तो जब स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया तो उस समय गांधी जी के ही जो स्पेक्ट्स थे उनको एज अ सिंबल लिया गया, ठीक है। नेक्स्ट इज, डू यू नो, क्या आप जानते हैं सम करेंसी नोट्स ऑल्सो हैव रेज्ड प्रिंट्स एंड सिंबल्स टू हेल्प पीपल विथ विजुअल इम्पेयरमेंट आइडेंटिफाई देम। क्या आपको पता है कुछ जो करेंसी नोट्स होते हैं उसमें जो प्रिंट्स और सिंबल्स होते हैं वो रेज्ड होते हैं। रेज्ड मतलब उभरे हुए, ठीक है, उनको आप टच करके फील कर सकते हो। और वो उन लोगों के लिए होते हैं जिनको देखने में प्रॉब्लम होती है, जिनकी आई साइट में प्रॉब्लम है, ठीक से दिखाई नहीं देता, तो उनके लिए इस तरीके के करेंसी नोट्स बनाए गए हैं। The Money app helps them in identifying different currency notes by listening to and feeling their vibrations. एक मनी ऐप बनाया गया है जो हेल्प करता है ऐसे लोगों की कि सुनकर वो सुनते हैं और फील करते हैं उनकी वाइब्रेशन को, और उनसे उनको पता चलता है करेंसी नोट्स के बारे में। तो ये ऐप है, इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन आप लोग कलेक्ट कीजिएगा। देन दिस इज़ अवर नेशनल एम्बलम। टेक अ गुड लुक एट द 3 lions स्टैंडिंग ऑन अ सर्कुलर प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पर आपने इसको ध्यान से देखना है। इसमें 3 lions आपको दिखाई दे रहे हैं, 3 शेर, और जो कि खड़े हैं एक सर्कुलर प्लेटफॉर्म पर। ये आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है, लेकिन ये एक्चुअली सर्कल में होता है। तो आपको बैक साइड का जो है फेस वो दिखाई नहीं दे रहा, आपको 3 दिखा दे रहे हैं, एक इस तरफ का, इस तरफ का, और फ्रंट का। तो बैक साइड का हमको नहीं दिखाई दे रहा इसमें, ठीक है।
दिस इज़ द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। ये भारत का नेशनल एम्बलम है विच रिप्रेजेंट स्ट्रेंथ, करेज एंड कॉन्फिडेंस। जो क्या दर्शाता है? स्ट्रेंथ, ताकत, करेज, हिम्मत, कॉन्फिडेंस, है ना। तो इन चीज़ों को ये दिखाता है। बिलो द लॉइंस यू कैन ऑल्सो सी द अशोक चक्र। और इन लॉइंस के नीचे आप अशोक चक्र को देख सकते हो इस तरीके से, ठीक है। और जो ये स्तंभ है ये अशोक स्तंभ से लिया गया है। अशोक स्तंभ में ये 4 लॉइंस होते हैं, लेकिन जब हम इसको अपने नोट्स में, करेंसी नोट्स में शो करते हैं तो हम इनको केवल 3 ही शो कर पाएंगे, क्योंकि वो एक 2 डायमेंशनल पिक्चर है, ठीक है। You will see it in several places and documents. It can also be found on your आधार कार्ड। आपको ये गवर्नमेंट के जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं ज़्यादातर उसमें ये नेशनल एम्बलम मिल जाएगा, और आपके आधार कार्ड में भी ये नेशनल एम्बलम होता है, क्योंकि ये हमारे कंट्री का नेशनल एम्बलम है, इसलिए जो भी गवर्नमेंट वाले मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें ये एम्बलम हमें दिखाई देता है। Do you know, a long time ago, lions used to roam freely over vast areas of India. Today, these lions are found only in the Gir forest of Gujarat. Their numbers had gone down to only a few dozen about 150 years ago. However, our country made great efforts to save the lions, and it is a matter of pride that today India has several hundreds lions in the wild. तो इसका क्या मतलब है? इसमें बताया गया है कि बहुत समय पहले, लॉन्ग टाइम एगो मीन्स बहुत समय पहले, भारत के बड़े बड़े क्षेत्रों में, बड़े बड़े एरियाज़ में जो शेर थे वो फ्रीली, स्वतंत्र घुमा करते थे। रोम मतलब घूमना, फ्रीली घुमा करते थे बड़ी बड़ी जगहों पर। आज केवल गुजरात के गिर जंगलों में ही ये पाए जाते हैं। गुजरात में जो गिर फॉरेस्ट हैं, गिर फॉरेस्ट आर इन गुजरात, वहीं पाए जाते हैं। देयर नंबर्स हैड गॉन डाउन टू ओनली अ फ्यू डजन अबाउट 150 ईयर्स एगो। इसका मतलब 150 साल पहले इनकी जो संख्या है वो कम होती गई, और कितनी रह गई? कुछ डजन ही। एक डजन में कितने होते हैं? 12, और कुछ डजन ही हो सकता है, 5 डजन, 7 डजन, कुछ डजन ही रह गई 150 साल पहले, ठीक है। हालांकि उसके बाद क्या हुआ, हमारे देश ने शेरों को बचाने के लिए बहुत प्रयास की, बहुत एफर्ट्स की, प्रयास की, कोशिश की, और आज हमारे लिए गर्व की बात है, प्राइड मतलब गर्व की बात है कि भारत में अब सैकड़ों शेर जंगलों में पाए जाते हैं। सेवरल हंड्रेड्स मतलब सैकड़ों शेर कहाँ पाए जाते हैं? वाइल्ड। वाइल्ड मीन्स इन फॉरेस्ट, जंगलों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है एक्टिविटी 4, डिज़ाइन एन एम्बलम फॉर योर स्कूल। अपने स्कूल के लिए आपने एक एम्बलम बनाना है। थिंक ऑफ द मैसेज यू वांट टू कन्वे बाय यूजिंग सिंबल्स, वर्ड्स, शेप्स एंड कलर्स टू मेक इट स्पेशल। तो यहाँ पर आपने जो भी मैसेज देना है उस एम्बलम की मदद से उसके आप सिंबल्स बनाएंगे, वर्ड्स यूज़ करेंगे, उसमें शेप्स बना सकते हैं, कलर्स यूज़ करेंगे, ताकि आप अपना जो मैसेज है सिंबल के एम्बलम के थ्रू दे सकें। ओके, नेक्स्ट इज सिंबल्स दैट स्पीक। सिंबल्स जो बोलते हैं। Just like the emblem, our national symbols also remind us of who we are and what make us proud to be the citizens of India. तो जैसे हमारा एम्बलम है वैसे ही नेशनल सिंबल्स होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि हु वी आर, हम कौन हैं, हमें याद दिलाते हैं हम कौन हैं, एंड व्हाट मेक अस प्राउड, और क्या चीज़ है जो हमें गर्व महसूस कराती है, किस बात में हमें गर्व होता है, एंड टू बी द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, कि हम इंडिया के सिटीजन्स हैं, भारत के नागरिक हैं, इस बात का हमें गर्व करवाती है। तो ऐसे कौन कौन से सिंबल्स हैं इसके बारे में हम देखेंगे। नाउ नेक्स्ट इज राइट, रीड द रिडल्स गिवन बिलो एंड गेस द नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया। आपने पहेली पढ़नी है और इन नेशनल सिंबल्स के नाम बताने हैं। आई वियर ऑरेंज विथ ब्लैक स्ट्रिप्स बोल्ड, आई वॉक इन द फॉरेस्ट डीप एंड ओल्ड, विद अ माइटी रोर आई रूल द लैंड, गेस हु आई एम स्ट्रॉन्ग एंड ग्रैंड। तो यहाँ पे बोला है कि मैं ऑरेंज कलर का है, मेरी बॉडी है, और ब्लैक कलर के उस पर स्ट्रिप्स हैं, धारियाँ हैं, मैं जंगल में जाता हूँ, चलता हूँ, डीप मतलब गहरे जंगलों में जाता हूँ या फिर पुराने जंगलों में जाता हूँ, एंड मेरी जो रोर है वो कैसी है? बहुत ही माइटी, बहुत विशाल, उसकी जो गर्जना है वो बहुत ज़ोर से गुर्राता है, और मैं रूल करता हूँ ज़मीन पर, राज करता हूँ। बताओ मैं कौन हूँ? तो कौन है ये हमारा नेशनल एनिमल? इट इज़ टाइगर। अभी नेक्स्ट देखिए, आई डांस इन द रेन इन द मॉर्निंग लाइट, विद ग्रीन एंड ब्लू फेदर्स ब्राइट, विद अ क्राउन अपॉन माई हेड आई स्टैंड सो टॉल, इट इज़ अ जॉय टू वॉच व्हेन आई मूव माई टेल। ओके, तो यहाँ पर तो आप इजीली पहचान गए होंगे ये कौन है? हमारा नेशनल बर्ड पीकॉक। मोर है ये पीकॉक, जो कि डांस करता है रेन में, बारिश में, और इसके फेदर्स कैसे होते हैं? ग्रीन होते हैं, ब्लूइश होते हैं, और ब्राउन ब्राइट होते हैं, एकदम चमकीले, और इसके सर पर क्राउन होता है, और जब ये खड़ा रहता है तो एकदम टॉल सा लगता है, और इट इज़ जॉय टू वॉच व्हेन आई मूव माई टेल, और जब मैं अपनी टेल घुमाता हूँ, हिलाता हूँ, तो सबको बड़ा अच्छा लगता है। जब पंख फैलाता है मोर अपने तो सब बहुत खुश हो जाते हैं, तो इसीलिए मोर ये बात बोल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा नेशनल एनिमल टाइगर और नेशनल बर्ड पीकॉक। Next is discuss, if we had to choose a national fruit for our country, which one would you suggest? Tell us why. तो यहाँ पर आपको अपने विचार देने हैं कि अगर हमें अपना नेशनल फ्रूट सेलेक्ट करना हो अपने देश के लिए, तो हम किस फ्रूट को अपना नेशनल फ्रूट बनाएंगे और उसको नेशनल फ्रूट क्यों बनाएंगे, कारण भी आपने बताने हैं।
तो आप इस तरीके से आंसर लिख सकते हैं, आई वुड चूज़ द मैंगो एज द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया। मैं मैंगो को इंडिया का नेशनल फ्रूट चूज़ करूँगा या करूँगी, क्यों? इट इज़ कॉल्ड किंग ऑफ द फ्रूट्स एंड लव्ड बाय ऑल, क्योंकि इसे फलों का राजा कहा जाता है और ये सबको बहुत पसंद होता है। देन मैंगोज ग्रो इन मैनी पार्ट्स ऑफ अवर कंट्री। जो आम हैं वो हमारे देश के बहुत हिस्सों में पाए जाते हैं, बहुत सारे हिस्सों में उगाए जाते हैं। दे आर स्वीट, जूसी एंड कम इन मैनी वेराइटीज़। ये बहुत ही मीठे होते हैं, जूसी होते हैं और बहुत सारी वेराइटीज़ में पाए जाते हैं, बहुत तरह की वेराइटीज़ होती हैं। द मैंगो शोज़ द रिचनेस एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। जो आम है वो भारत की रिचनेस को दिखाता है, डाइवर्सिटी को दिखाता है, इसलिए हम आम को हमारा राष्ट्रीय फल बनाएंगे। स्टेट्स ऑल्सो हैव सम सिंबल्स। विद द हेल्प ऑफ योर टीचर फाइंड आउट द फॉलोइंग सिंबल्स ऑफ योर स्टेट। स्टेट्स के भी बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, अलग अलग राज्यों के सिंबल्स होते हैं, तो आप अपने टीचर की मदद से अपने स्टेट्स के सिंबल्स के बारे में पता करेंगे कि आप जिस भी स्टेट में हैं उस स्टेट का स्टेट एनिमल क्या है, स्टेट ट्री क्या है, स्टेट बर्ड क्या है, स्टेट फ्लावर क्या है, तो ये आप यहाँ पर बताएंगे। नेक्स्ट है ड्रॉ। आपने ड्रॉ करना है स्पॉट ए ट्री, बर्ड, एनिमल, फ्लावर और ऑब्जेक्ट नियर योर स्कूल। आपने अपने स्कूल के पास किसी पेड़ को, बर्ड को, एनिमल को या फ्लावर को या किसी चीज़ को भी क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, देखना है, ढूंढना है। चूज वन एज योर स्कूल सिंबल। उनमें से किसी एक को आपने अपना स्कूल सिंबल बनाना है। ड्रॉ इट एंड राइट वन लाइन ऑन वाई इट कैन बी योर स्कूल सिंबल। ओके, तो इसमें जो भी चीज़ आपको पसंद हो, जो चीज़ अच्छी लगे उसको आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इस तरीके से कुछ भी, एक रैंडमली आई हैव मेड दिस इज़ अ फ्लावर। तो आप इस तरीके से कोई भी चीज़ जो आपने देखी है उसको अपने स्कूल का सिंबल बनाएंगे और आपने इसको स्कूल का सिंबल क्यों चुना है वो भी आप लिखेंगे, ठीक है। वन यहाँ पर लिखना वाई इट कैन बी अ स्कूल सिंबल। तो ये आपका स्कूल सिंबल क्यों हो सकता है ये आपने बताना है। तो इट्स अप टू यू, आपको जो चीज़ पसंद हो अपने स्कूल के अकॉर्डिंग उसे आप यहाँ पर बनाएंगे और उसके बारे में लिखेंगे। नेक्स्ट है अवर वाइब्रेंट कल्चर। हमारी जीवंत संस्कृति, हमारी उत्साहपूर्ण संस्कृति, ठीक है। तो यहाँ पर हमें अपनी संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे कि हमारी संस्कृति कैसी है, आकर्षक है, कैसी जीवंत है और क्यों हमारी संस्कृति बहुत जीवंत और आकर्षक है, ये हम जानेंगे। By looking closely at a simple currency note, we discovered that people speak many languages in India. हमने जब करेंसी देखी अपने, उससे हमें पता चला कि हमारे देश भारत में लोग कितनी अलग अलग तरह की भाषाएं बोलते हैं। ईच लैंग्वेज इज़ रिच विथ इट्स ओन हिस्ट्री। और हर एक भाषा की अपना एक हिस्ट्री है, अपना एक इतिहास है, सॉन्ग्स एंड स्टोरीज, और उनकी अपनी कहानियाँ हैं उनके बारे में। मोर देन 1000 लैंग्वेजेस आर स्पोकन अक्रॉस अवर कंट्री। और आपको पता है हमारे देश भारत में मोर देन 1000 मतलब 1000 से भी ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। ओके, यहाँ पर एक एक्टिविटी है, फाइंड आउट अबाउट द लैंग्वेजेस स्पोकन बाय स्टूडेंट्स इन योर क्लास एंड नेम देम। तो यहाँ पर आपने अपनी क्लास के बच्चों से पूछना है कि वो कौन कौन सी भाषाएं बोलते हैं और उन भाषाओं के नाम आपने यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। हो सकता है कोई गुजराती बोलता हो, कोई मराठी बोलता है, कोई पंजाबी बोलता हो, कोई हरियाणवी बोलता हो। ओके, तो इस तरीके से आप भाषाओं के नाम यहाँ पर लिखेंगे। Pick a specific word, for example mango, and have fun learning what it is called in different languages. तो यहाँ पर एक एक्टिविटी और दी है, आपको क्या करना है, कोई भी एक वर्ड लिया है जैसे कि मैंगो, ठीक है, तो इसको और भाषाओं में क्या क्या बोला जाता है वो नाम आपने बताने हैं। तो ऐसे आप किसी और भी चीज़ का नाम लिख सकते हैं, किसी और डिश का नाम लिख सकते हैं, किसी एनिमल का नाम लिख सकते हैं, जैसे कि मंकी हो गया, मंकी को अलग अलग लैंग्वेजेस में क्या क्या बोलते हैं तो वो आप लिखेंगे। दैट विल बी योर फन एक्टिविटी। ओके, तो यहाँ पर आपको जो मैंगो दिया है आम, उसको अलग अलग भाषाओं में क्या बोलते हैं वो आपने बताना है। जैसे तमिल में लिखा हुआ है मामपलम, ओके, ऐसे तेलुगु, मराठी, बंगाली और यहाँ पर और लैंग्वेजेस आप लिखेंगे उसमें क्या बोलते हैं वो आपने बताना है। तो यहाँ पर अलग अलग लैंग्वेजेस में आपको क्या बोला जाता है वो लिख दिया है। जैसे तेलुगु में मामिदी पांडु, मराठी में अम्बा, बंगाली में आम, कोंकणी में अम्बू, उड़िया में अम्बा और संस्कृत में आम्र, कन्नड़ में मवीना हनु एंड गुजराती में केरी। ओके, तो इस तरीके से आप बाकी जो वर्ड्स हैं उनसे भी एक्टिविटी कर सकते हैं। पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस अक्रॉस द कंट्री। दे ऑल्सो ईट फूड, वियर क्लोथ्स एंड एंजॉय सॉन्ग्स एंड डांसेस दैट आर यूनिक और स्पेशल टू देयर एरिया। तो हमारे देश भारत में लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं पूरे देश में, एंड दे ऑल्सो ईट फूड, और वो जो खाना खाते हैं, कपड़े पहनते हैं और जो सॉन्ग्स गाते हैं, डांसेस करते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। यूनिक मतलब डिफरेंट होते हैं, स्पेशल होते हैं उनके एरिया के। ओके, आपको ये बात बहुत सारी अपनी क्लासेस में पढ़ी हैं कि हमारे देश भारत में अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग तरह के डांसेस हैं, अलग अलग तरह के खाने पीने की चीज़ें हैं। तो यही बात यहाँ पर बताई जा रही है। Do you know there are mobile applications that can translate one language to another? We can use it to learn and understand many languages. क्या आपको पता है कुछ मोबाइल एप्लीकेशंस होते हैं, ऐप्स होती हैं जो एक भाषा को दूसरी भाषा में कन्वर्ट कर सकती हैं। इससे हम बहुत सारी भाषाओं को सीख सकते हैं। We can use it to learn. हम इसको यूज़ कर सकते हैं अलग अलग भाषाओं को सीखने और समझने के लिए।
लेट अस थिंक ऑफ अ गार्डन एंड अ फॉरेस्ट। चलिए हम एक गार्डन के बारे में और एक जंगल के बारे में सोचते हैं। ओके, यहाँ पर देखो गार्डन दिखाया गया है और यहाँ पर एक फॉरेस्ट है, जंगल है। मैनी गार्डन्स हैव फ्यूअर वेराइटीज ऑफ प्लांट्स, दे रिक्वायर कॉन्स्टेंट क्योरिंग एंड वाटरिंग। ज़्यादातर जो गार्डन्स होते हैं उसमें जो प्लांट्स होते हैं उनका बहुत कम वेराइटी होती है, प्लांट्स की थोड़े थोड़े प्लांट्स से होते हैं और उनको रेगुलर पानी देने की, केयर करने की ज़रूरत होती है। अ फॉरेस्ट हैज़ मैनी वराइटीज़ ऑफ प्लांट्स, ट्रीज, एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। लेकिन एक जो जंगल है उसमें बहुत अलग अलग तरह के एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं एंड इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं जंगल में। इट इज़ मोर डाइवर्स, वो ज़्यादा डाइवर्स होता है। डाइवर्स मतलब जहाँ पर अलग अलग वेराइटीज़ हो प्लांट्स और एनिमल्स की, ठीक है। The amazing thing about a forest is that all the different plants, trees, animals, and birds not only help it to look after itself but also help it become stronger and more beautiful. और यहाँ पर सबसे अमेजिंग बात क्या है, सबसे अद्भुत बात क्या है कि जंगल में सभी पेड़ पौधे, जानवर और पक्षी मिलकर जंगल की देखभाल करते हैं। वे उसे न केवल संभालते हैं बल्कि उसे और मजबूत और सुंदर बनाते हैं। ये सब मिलकर जंगल को मजबूत बनाते हैं, सुंदर बनाते हैं और देखभाल करते हैं। As found in a forest, diversity makes our country stronger and more self-sufficient. जैसे जंगल में विविधता होती है, डाइवर्सिटी होती है, वैसे ही विविधता हमारे देश को और भी मजबूत और आत्मनिर्भर बनाती है। हमारे देश में भी बहुत डाइवर्सिटी है, इसीलिए हमारा देश भी बहुत मजबूत है और आत्मनिर्भर है। ये हमारे देश को, ये जो डाइवर्सिटी है हमारे देश को और अधिक मजबूत बनाती है। डाइवर्सिटी एवरीवेयर, डाइवर्सिटी हर जगह है, विविधता हर जगह है। थिंक ऑफ द वेराइटी ऑफ हेड गियर वी सी इन अवर कंट्री। जो हेड गियर मतलब जो पगड़ी होती है उसकी वैरायटी के बारे में आप सोचो, जो हमारे देश में लोग पहनते हैं। इन राजस्थान मैन वेयर अ कलरफुल साफा। राजस्थान में जो आदमी होते हैं वो रंगीन, रंग बिरंगा जो हेड गियर पहनते हैं उसको क्या बोलते हैं, साफा या और पगड़ी। इन हिमाचल प्रदेश पीपल वेयर अ टोपी। हिमाचल प्रदेश में लोग टोपी पहनते हैं। हेड गियर कैन टेल अस वेयर समवन इज फ्रॉम, व्हाट दे बिलीव इन और व्हाट दे डू फॉर अ लिविंग। हेड गियर से हम पहचानते हैं कि वो लोग जिसने जिसने वो हेड गियर पहना हुआ है, पगड़ी पहनी है या टोपी पहनी है, वो कहाँ से बिलोंग करता है, वो कहाँ का है, ठीक है। उसके क्या बिलीफ हैं, क्या सोचता है वो कौन सा काम करता है ना, उसका जॉब क्या है। जैसे कि कई किसान जो होते हैं उनको भी अपनी पगड़ी में देखा होगा। हेड गियर से थोड़ा हमें अंदाज़ा होता है कि वो उनका कार्य क्या है। It is a significant symbol of tradition, honor and cultural heritage, particularly in weddings and other formal occasions in many states of our country. जो हेड गियर्स हैं, जो पगड़ियाँ हैं, जो सर पे पहने जाने वाले जो भी वस्त्र हैं, ये परंपरा, सम्मान और सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। मतलब जो हमें हमारी संस्कृति से मिला हुआ है ना, ये हमारा ट्रेडिशन है। इसे विशेष रूप से शादियों और अन्य औपचारिक अवसरों पर देश के कई राज्यों में पहना जाता है। जो कोई स्पेशल ओकेजन्स होते हैं तो लोग अपनी जो ट्रेडिशनल ड्रेस है उसको पहनना पसंद करते हैं, तो तब हमें ये अलग अलग तरह के हेड गियर्स देखने को मिलते हैं। फिर है हाउ मैनी हेड गियर्स यू कैन नेम। आप ये हेड गियर्स देखो और इसमें से कितनों के नाम आप बता सकते हैं, वो आपने बताने हैं। तो यहाँ पर हमने ये हेड गियर्स के नाम लिख दिए हैं। ये है राजस्थानी टर्बन जिसको साफा बोलते हैं, ये गुजराती टर्बन है जिसको फेंटो बोलते हैं, ये बकीरिया है, ठीक है, और ये मैसूर पेटा है, ये हेलमेट, ये कश्मीरी टोपी और फिर पंजाबी टर्बन जिसको पगड़ी भी बोला जाता है। ओके, एक्टिविटी 6, इन स्मॉल ग्रुप्स टेक अ दुपट्टा और स्कार्फ एंड हेल्प ईच अदर मेक अ ट्रेडिशनल हेड गियर। तो यहाँ पर आपको एक्टिविटी करनी है, ग्रुप्स में या तो एक दुपट्टा या स्कार्फ ले लीजिए और उससे कोई ट्रेडिशनल हेड गियर बनाइए। क्रिएट अ हेड गियर और कैप यूजिंग वेस्ट मटेरियल, और वेस्ट मटेरियल को यूज़ करके भी आप हेड गियर बना सकते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, हेड गियर इज़ ऑल्सो worn फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम हीट और कोल्ड और एन इंजरी। जो हेड गियर्स होते हैं वो पहने जाते हैं प्रोटेक्शन के लिए। किससे प्रोटेक्शन, किससे बचना है, हीट से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए, कोल्ड से बचने के लिए, ठंड से, एंड इंजरी। इंजरी मतलब कोई भी चोट जो लगती है उससे बचने के लिए हेड गियर्स पहने जाते हैं। Helmets worn by soldiers, construction workers and people working in mines and tunnels protect them from injury while they are on duty. और जो हेलमेट्स पहने जाते हैं किसके द्वारा, सोल्जर्स के द्वारा, जो सैनिक होते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर होते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, कहीं पर बिल्डिंग बन रही है, घर बन रहा है वहाँ पर, तो वहाँ पर भी आपने लोगों को देखा होगा कि वो क्या पहनते हैं, एक हेलमेट पहनते हैं जो काम कर रहे होते हैं। एंड द पीपल वॉकिंग इन माइंस, जो खदानों में काम करते हैं, जैसे कि कोयले की खदानें होती हैं, है ना, तो वहाँ पर भी लोग हेड गियर्स पहनते हैं। ये जो हेलमेट्स होते हैं
उनको पहनते हैं ताकि उनको कोई चोट ना लगे जब वो अपने काम पर हों। एंड ऑल्सो द पीपल दैट वर्क इन टनल्स, जो लोग टनल्स के अंदर, सुरंग के अंदर भी काम करते हैं, ये जो हेड गियर्स होते हैं, हेलमेट, वो उन्हें किसी भी चोट से बचाते हैं। रोड सेफ्टी हेलमेट्स आर worn बाय मोटरसाइकिलिस्ट एंड साइकिलिस्ट विच हेल्प्स प्रिवेंट सीरियस हेड इंजरीज। और जो रोड सेफ्टी हेलमेट्स होते हैं वो किसके द्वारा पहने जाते हैं? मोटरसाइकिलिस्ट और साइकिलिस्ट के द्वारा। जो मोटरसाइकिल चलाते हैं और साइकिल चलाते हैं वो क्या पहनते हैं? रोड सेफ्टी हेलमेट्स पहनते हैं, जो कि उन्हें सीरियस इंजरी से बचाता है। अगर मान लीजिए कभी कोई रोड एक्सीडेंट हो जाता है, वो गिर जाते हैं, तो हेलमेट की वजह से उनको चोट नहीं लगती सर में। ठीक है, तो सिर बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारे बॉडी का, इसलिए उसको बचाना, सिर हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, इसलिए उसको बचाना बहुत ज़रूरी है, प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें ये हेलमेट बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। हेलमेट्स आर कंपल्सरी एंड मस्ट बी worn while वी आर ऑन टू व्हीलर्स। हेलमेट्स जो हैं बहुत ही कंपलसरी हैं, ज़रूरी हैं जब हम टू व्हीलर्स चला रहे हों, जैसे कि मोटरसाइकिल, स्कूटर, बाइसिकल, उस समय हेलमेट ज़रूर पहनना चाहिए। Another aspect of Vibrant India is its art forms including music and dance, which are ways of celebrating, praying, sharing stories and bringing people together। तो इसका अर्थ ये है, भारत के जीवंत पहलुओं में से एक उसका कला रूप भी है। यहाँ पर जो आर्ट फॉर्म है, इसका मतलब है कला। कला में क्या क्या आता है? आपका म्यूज़िक, डांस, है ना, ये सब कला के रूप हैं। तो यहाँ पर भारत का जो जीवंत पहलू है उसमें कला भी है, और ये सभी क्या, जैसे कि डांस, म्यूज़िक, ये सभी उत्सव मनाने, प्रार्थना करने और कहानियाँ साझा करने और लोगों को एक साथ लाने का तरीका है ना। जब हम म्यूज़िक, डांस, इस तरीके की चीज़ें करते हैं तो हम आपस में जुड़ते हैं, एक साथ हम सेलिब्रेट करते हैं। Even a simple instrument like a drum looks and sounds different in various parts of the country। यहाँ पर बोला गया है एक साधारण वाद्य यंत्र जैसे कि ढोलक, ड्रम क्या होता है? ढोलक जो बजाते हैं, वो साधारण सा यंत्र है, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह से दिखती और सुनाई देती है। मतलब देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह के ढोलक इस्तेमाल होते हैं, उनकी साउंड अलग अलग होती है। ईच ड्रम हैज़ इट्स ओन रिदम एंड साउंड। हर एक ढोलक की अपनी लय और आवाज़ होती है। इट इज़ शेप्ड बाय द लोकल कल्चर, ट्रेडिशंस एंड मटेरियल्स। यह वहाँ की स्थानीय संस्कृति, परंपराओं और उपयोग किए गए पदार्थों से प्रभावित होती है। मतलब जो ढोलक बनाया जाता है उस पर वहाँ का असर होता है, जिस जगह की वो ढोलक होती है, वहाँ कौन सी स्थानीय संस्कृति है, कौन सी परंपराएं हैं और कौन सी चीज़ें यूज़ की जाती हैं उसको बनाने में, तो उसका असर इन ढोलकों पर होता है। तो यहाँ पर इंडियन ड्रम्स हैं अलग अलग तरह के। देखिए, इसको बोलते हैं पखावज। ओके, पखावज, धामा, खंजीरा, ये है ढोल, मृदंगम, ढोलक, फिर है थाविल, इदाक्का, खोल, फिर है नगाड़ा और तबला। तो ये अलग अलग तरह के ढोलक हैं जो कि भारत के अलग अलग जगहों पर हमें मिलते हैं, और इन सब की आवाज़ भी अलग अलग तरह की होती है। सिमिलरली वी ऑल्सो यूज़ अ वेराइटी ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूजिक। सम एग्जाम्पल्स आर मृदंगम इन Carnatic music, sitar and shehnai in Hindustani music, and so on. We also have different dance forms which have originated from different states. तो इसका मतलब ये है कि इसी तरीके से जैसे कि हमने अभी ड्रम्स देखे अलग अलग, उसी तरीके से और भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे कि मृदंगम इन कर्नाटिक म्यूज़िक। कर्नाटिक म्यूज़िक क्या है? जो साउथ इंडिया है वहाँ का जो म्यूज़िक है उसको हम कर्नाटिक म्यूज़िक बोलते हैं, क्लासिकल म्यूज़िक है वहाँ का। तो उसमें क्या इस्तेमाल होता है? मृदंगम, ठीक है। सितार एंड शहनाई इन हिंदुस्तानी म्यूज़िक, हिंदुस्तानी म्यूज़िक में सितार और शहनाई यूज़ होती है, एंड सो ऑन। इसी तरीके से और भी वाद्य यंत्र होते हैं। और यहाँ पर वी ऑल्सो हैव डिफरेंट डांस फॉर्म विच हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स। इसका मतलब हमारे देश के अलग अलग राज्यों में बहुत अलग अलग तरह की नृत्य शैलियाँ भी हैं, डांस फॉर्म्स भी हैं। तो आपने बहुत सारे डांस फॉर्म्स के नाम सुने होंगे, है ना। भांगड़ा, गिद्दा, घूमर और डांडिया, बहुत सारे डांस फॉर्म्स होते हैं, कथकली, कुचिपुड़ी। तो जिस तरीके से अलग अलग म्यूज़िक के फॉर्म्स हैं, वैसे भी नृत्य की शैलियाँ भी अलग अलग हैं, डांस फॉर्म्स हैं अलग अलग, जैसे कि कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथक, जैसे गुजरात में गरबा, राजस्थान में घूमर, ऐसे बहुत अलग अलग डांस फॉर्म होते हैं। फिर यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है, अंडर योर टीचर्स गाइडेंस आइडेंटिफाई एंड मार्क द स्टेट्स ऑन द मैप ऑफ इंडिया वेयर दीज डांस फॉर्म्स ओरिजिनेटेड। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले इनको पहचानना है कि ये कहाँ के डांस फॉर्म्स है, और उसके बाद उनको इंडिया के मैप में आपने शो करना है।
तो यहाँ पर हमने अलग अलग डांस फॉर्म्स के नाम लिख दिए हैं और वो किस स्टेट को बिलोंग करते हैं वो भी लिख दिया है। जैसे सबसे पहले है आपका गरबा, गरबा होता है गुजरात में, ओके। बिहू सेकेंड नंबर, ये है असम का। फिर है भांगड़ा या गिद्दा, वो होता है पंजाब में। देन घूमर, घूमर है राजस्थान का। उसके बाद मोहिनी अट्टम, ये है केरला का। फिर है भरतनाट्यम, ये है तमिलनाडु का। फिर कथक, ये है उत्तर प्रदेश का। उसके बाद ओडिसी, ये होता है उड़ीसा में। उसके बाद मणिपुरी डांस, मणिपुर में। तो इस तरीके से आप इन डांसेस को पहचान कर इनके स्टेट का नाम लिखेंगे। फिर आपने इंडिया के मैप में इन स्टेट्स को दिखाना है कि गुजरात कहाँ पर है, असम कहाँ है, पंजाब कहाँ है, राजस्थान कहाँ है। वहाँ पर आपने डिनोट करना है कि ये स्टेट्स हैं जहाँ पर ये वाले डांस होते हैं। तो इसके बाद आपने इनको मैप में रिप्रेजेंट करना है कि गुजरात कहाँ है, असम कहाँ है, पंजाब कहाँ है, राजस्थान कहाँ है। तो ये सारे स्टेट्स के नाम लिखकर आप उनके डांसेस भी उनके साथ लिख देंगे, ओके। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर सम ट्रेडिशनल इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स दैट यू नो ऑफ। तो यहाँ पर आपने उन ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम लिखने हैं जो इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको आप जानते हो। तो यहाँ पर हमने कुछ बेसिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम लिख दिए हैं जो हमें पता है, जो ट्रेडिशनल इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे कि तबला, ढोलक, सितार, बांसुरी, हारमोनियम एक्सेट्रा, ठीक है। फिर है ट्राई टू मेक अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम लोकली अवेलेबल मटेरियल। अगर कोई लोकल मटेरियल है जिससे आप कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बना सकते हो तो ये आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो आप फ्लूट बनाने की कोशिश कर सकते हैं जिसको हम हिंदी में बांसुरी भी बोलते हैं। तो ये आप अपने अकॉर्डिंगली ट्राई कीजिएगा, जो भी अवेलेबल मटेरियल है उससे कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने की कोशिश कीजिएगा। आप तबला भी बना सकते हैं। तबला बनाना बड़ा इजी होता है, अलग जैसे नारियल का आपका इस तरीके का शेल रहता है उससे बच्चे तबला बनाते हैं। यू कैन ऑल्सो ट्राई फॉर दैट, ओके। नेक्स्ट इज स्पिरिट ऑफ टुगेदरनेस। तो स्पिरिट ऑफ टुगेदरनेस का मतलब है एकजुटता की भावना या एकता की भावना, एकजुट होकर जो हम रहते हैं, एक साथ मिलकर जो काम करते हैं उसकी भावना। इसको हम हिंदी में बोलेंगे एकजुटता की भावना। एकजुटता, जुटता की भावना, एकजुट होकर रहना, उसको बोलते हैं एकजुटता की भावना। इंडिया इज़ अ शाइनिंग एग्जाम्पल ऑफ द स्पिरिट ऑफ टुगेदरनेस। जो हमारा देश भारत है वो एक चमकता हुआ उदाहरण है एकजुटता की भावना का। वी हैव अ रिच वेराइटी ऑफ लैंग्वेजेस, रिलीजन्स, क्लोथिंग्स एंड ट्रेडिशंस। तो हमारे यहाँ पर अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस हैं, भाषाएं हैं, जिसके बारे में हमने पहले बात की। रिलीजन्स हैं, धर्म हैं, कपड़े हैं, ट्रेडिशंस हैं, बहुत अलग अलग तरह की खाने पीने की चीज़ें हैं। तो इसी के बारे में यहाँ बताया गया है। वी लिव टुगेदर हेल्पिंग एंड सपोर्टिंग ईच अदर। और इतनी वैरायटी होने के बाद भी हम सब एक साथ मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ईच रीजन ऑफ इंडिया टेल्स अस अ यूनिक स्टोरी intertwined together like a thread. All these different threads are woven together into one strong, vibrant fabric full of energy, color and life. भारत का हर एक रीजन, हर एक इलाका कैसा है, यूनिक है, वो अपनी अलग ही कहानी बताता है। चाहे उत्तर में जाओ, पूर्व में जाओ, पश्चिम में जाओ, दक्षिण में जाओ, मध्य में जाओ, हर स्टेट की, हर जगह की अपनी एक अलग कहानी है। लेकिन ये सारी जगह अलग अलग होते हुए भी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, इंटरवाइंड हैं, ठीक है, कनेक्टेड हैं। ऑल दीज डिफरेंट थ्रेड्स आर वोवन टुगेदर इनटू वन स्ट्रॉन्ग वाइब्रेंट फैब्रिक। और अगर हम इन अलग अलग जगहों को एक धागे की तरह मान लें तो ये सारे धागे एक साथ जुड़े हुए हैं। एक साथ जुड़कर जैसे एक कपड़ा बनता है, फैब्रिक मतलब कपड़ा, जो कपड़ा होता है वो अलग अलग धागों से बनता है, रेशों से बनता है। तो ये सारे जो यूनिक प्लेसेस हैं, रीजन्स हैं, सब एक साथ जुड़कर इस तरीके से रहते हैं जैसे कि अलग अलग धागों को जोड़कर एक वाइब्रेंट फैब्रिक बनाया गया हो, कपड़ा बनाया गया हो, जो कि फुल ऑफ एनर्जी है, जो कि फुल ऑफ एनर्जी, कलर एंड लाइट से भरा हुआ है, ठीक है। तो हमारे भारत देश में अलग अलग जगहों में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग पहनावा है, अलग अलग नृत्य हैं, खान पान अलग है। उसके बावजूद भी सब इस तरीके से जुड़े हुए हैं जैसे कि धागे को जोड़कर एक कपड़ा बनाया जाता है। उसी तरीके से हमारा भारतवर्ष है जो कि फुल ऑफ एनर्जी है, जिसमें एनर्जी भरी हुई है, रंगीन है, कलरफुल है और ज़िंदगी है और ज़िंदगी से भरा हुआ है। We have a rich history, culture and practices such as Ayurveda, yoga and meditation. We also have an exciting future to look forward. Scientists are launching rockets, farmers are using technology to grow better crops and children are learning science and technology along with the dance and music. तो यहाँ बोला गया है कि हमारा जो भारत है वो रिच ऑफ हिस्ट्री है, हमारा जो इतिहास है बहुत ही गौरवशाली है, हमारा जो कल्चर है, हमारी जो परंपराएं हैं वो बहुत ही अच्छी हैं। जैसे कि हमारे देश से योगा स्टार्ट हुआ, ओके, आयुर्वेद हमारे देश में है और मेडिटेशन भी हमारे देश से ही स्टार्ट हुआ। वी ऑल्सो हैव एन एक्साइटिंग फ्यूचर टू लुक फॉरवर्ड, मतलब हमारे देश का भविष्य भी बहुत ही एक्साइटिंग है,
क्यों? क्योंकि हमारे देश के जो साइंटिस्ट हैं वो नए नए रॉकेट्स बनाकर लॉन्च कर रहे हैं, और जो फार्मर्स हैं, किसान हैं, वो न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं बेटर क्रॉप्स ग्रो करने के लिए, ताकि वो और अच्छा उत्पादन कर सकें, अच्छा अनाज ग्रो कर सकें। जो बच्चे हैं वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को पढ़ रहे हैं डांस और म्यूज़िक के साथ साथ। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे भारत का विकास हो रहा है, हम आगे की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, हमारा फ्यूचर एक्साइटिंग है। अब यहाँ पर आपको चीज़ें दिखाई गई हैं, देखो मेट्रो है, रॉकेट लॉन्च हो रहा है, और बहुत सारे ऐप्स डेवलप हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है ना। तो इसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। वी travel in faster trains, send digital payments with a click and connect with friends and family across the country and abroad in seconds। अब हमारे देश के लोग ज़्यादा तेज़ी से चलने वाली जो ट्रेन्स हैं, जो बहुत तेज़ गति से चलती हैं, उनमें ट्रैवल कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, डिजिटल पेमेंट्स कर रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं एक ही क्लिक में, है ना। एंड कनेक्ट विद फ्रेंड्स एंड फैमिली अक्रॉस द कंट्री एंड अब्रॉड इन सेकेंड्स। और अपने दोस्तों से और अपने परिवार के लोगों से कुछ ही सेकेंड्स में हम कनेक्ट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फोन्स एंड टेक्नोलॉजी एंड ईमेल्स, इजंट इट? These modern changes are not replacing the old norms, they are adding new color to it। ये जो न्यू टेक्नोलॉजी है वो हमारे जो पुराने रिवाज हैं, रीति रिवाज हैं, उनको अलग नहीं कर रही हैं, उनको ख़त्म नहीं कर रही हैं, उनको रिप्लेस नहीं कर रही हैं, बल्कि उसमें और रंगों को जोड़ रही है और आगे बढ़ रही है। As proud citizens of India, we all should do our best to care for our rich and wonderful country। और अपने भारत देश के नागरिक होने के नाते हम सबको प्राउड फील करना चाहिए, और हमें अब पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने इस वंडरफुल और रिच कंट्री को अच्छी तरीके से संभाल के रख सकें, इसकी केयर कर सकें। फिर है लेट अस रिफ्लेक्ट। इसमें पहला क्वेश्चन है, इफ़ यू कुड लर्न वन मोर इंडियन लैंग्वेज विच वन वुड यू सेलेक्ट एंड वाई। अगर आपको कोई एक इंडियन लैंग्वेज सीखनी हो तो आप कौन सी लैंग्वेज सीखेंगे या सीखना चाहोगे और क्यों? तो ये आप अपने अकॉर्डिंग बताइएगा, आपको कौन सी लैंग्वेज पसंद है और आप उसे क्यों सीखना चाहते हैं। इसमें सबके अपने अपने आंसर हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं कहूँगी मुझे पंजाबी सीखनी है, आई वुड लाइक टू लर्न पंजाबी बिकॉज मुझे पंजाबी लैंग्वेज बहुत पसंद है। जिस तरीके से बोली जाती है, उस रिस्पेक्ट दिखाया जाता है दूसरों के लिए, दूसरों को रिस्पेक्ट के साथ बात की जाती है, तो मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं उसे सीखना चाहूँगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी और लैंग्वेज के बारे में बोल सकते हैं या बता सकते हैं जो भी आपको पसंद है और जिसके बारे में आप सीखना चाहते हो। सेकेंड है, विच मॉन्यूमेंट डू यू सी इन डिफरेंट करेंसी नोट्स, मेक अ टेबल। ओके, तो यहाँ पर हमने मॉन्यूमेंट्स के बारे में बात की थी कि अलग अलग नोट्स में अलग अलग मॉन्यूमेंट्स होते हैं, उनके चित्र होते हैं। तो आपने यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल के लिए दिया है ₹10 में कौन सा मॉन्यूमेंट है, सन टेम्पल ऑफ कोणार्क, और ये कहाँ पर है, उड़ीसा में। तो ऐसे ही ₹20 में का जो नोट है उसमें कौन सा मॉन्यूमेंट है और वो कहाँ है, वो आपने बताना है, और ऐसे ही सारे 500 तक आपने कंप्लीट करने हैं। तो यहाँ पर सारे जो नोट्स हैं उनके ऊपर जो मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं और वो कौन से स्टेट के में है वो मॉन्यूमेंट्स वो बताए हैं। ₹10 में आपको पहले ही बताया है सन टेम्पल ऑफ कोणार्क जो कि उड़ीसा में है। ₹20 में एलोरा केव्स बना है और ये महाराष्ट्र में है। ₹50 में हम्पी, ये स्टोन चैरिट है जो कि कर्नाटका में है। ₹100 में रानी की वाव है जो कि गुजरात में है। फिर ₹200 में सांची स्तूपा है जो कि मध्य प्रदेश में है। ₹500 में रेड फोर्ट बना है जो कि दिल्ली में है। ओके, नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द करेंसी सिंबल ऑफ इंडिया अमॉन्ग द इमेजेस शोन बिलो। द क्लू इज इन अवर करेंसी नोट, विच अदर कंट्रीज करेंसी सिंबल्स कैन यू आइडेंटिफाई। तो यहाँ पर आपने इंडिया की करेंसी का जो सिंबल है वो बताना है कौन सा है। दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज रुपीज साइन। ओके, उसका सिंबल है ये। और इसके अलावा आप कौन से कंट्री की साइन को पहचान पाते हो जो वहाँ की करेंसी का साइन है वो आप बताएंगे। और इसके अलावा बाकी भी यहाँ लिख दिए गए हैं, जैसे पहला वाला यूरो है यूरोप का, फिर है डॉलर यूएस का, फिर है रूबल रशिया का, दिस इज़ यॉन चाइना का, दिस इज़ येन जापान का, फिर है पाउंड ब्रिटेन का, फिर है लीरा इटली का। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको पहचान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच एनिमल्स डू यू सी इन अ ₹10 नोट। ₹10 के नोट में आपको कौन कौन से एनिमल्स दिखाई देते हैं। ₹10 के नोट में आपको 3 एनिमल्स के पिक्चर्स दिखते हैं, टाइगर, एलिफेंट एंड राइनोसेरस। तो यहाँ पर आप ऐसे लिखेंगे, वी सी अ टाइगर, एन एलिफेंट एंड अ राइनोसेरस इन अ ₹10 नोट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, you must have seen pictures of a few great people of India in your school or any other places. Identify the names of these great men and women shown below and write a few lines about their contribution. तो यहाँ पर बताया गया है कि आपने अपने स्कूल में या दूसरी जगह अपने ग्रेट पीपल जो थे, भारत के महान लोग थे, उनकी पिक्चर्स देखे होंगे, है ना। तो ये पिक्चर्स आपके स्कूल्स में भी आपको दिख सकते हैं, कहीं पर इनकी पोस्टर्स दिख सकते हैं। तो यहाँ पर नीचे भी कुछ
जो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं उनकी पिक्चर्स दी हुई हैं, ग्रेट पीपल हैं। आपको इनको पहचानना है और बताना है कि ये कौन है और इनके बारे में कुछ लाइन्स आपने लिखनी हैं। तो यहाँ पर हमने इन ग्रेट पर्सन्स के नाम लिख दिए हैं। सबसे पहले हैं भगत सिंह, फिर हैं रानी लक्ष्मीबाई, फिर सुभाष चंद्र बोस, फिर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, फिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एंड फिर हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। तो इस तरीके से आपको इनके नाम पता होने चाहिए और इनके बारे में कुछ लाइन्स आप बताएंगे। तो यहाँ पर इन फेमस पर्सनैलिटीज़ के बारे में लिखा है, तो आप इसे पढ़ेंगे। Subhash Chandra Bose, he was a brave freedom fighter who led the Indian National Army INA. He gave the slogan "Give me blood and I shall give you freedom." तो सुभाष चंद्र बोस कौन थे? एक बहादुर फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की थी और उनका नारा था "You give me blood and I shall give you freedom." आप मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज, ही वॉज अ ग्रेट मराठा किंग नोन फॉर हिज करेज। ये एक मराठा किंग थे जो कि बहुत बहादुर थे एंड ही नोन फॉर हिज करेज, लीडरशिप एंड जस्टिस, इसके लिए फेमस थे। ही बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट किंगडम। फिर है रानी लक्ष्मीबाई, द क्वीन ऑफ झांसी, इनको हम क्वीन ऑफ झांसी भी बोलते हैं। शी फॉट ब्रेवली अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1857। इन्होंने 1857 में ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ाई की थी। शी इज़ रिमेंबर्ड एज द सिंबल ऑफ करेज एंड पैट्रियटिज्म। इनको करेज और पैट्रियटिज्म के सिंबल के रूप में हम देखते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ही वॉज अ ग्रेट टीचर, ये बहुत ही महान एक अध्यापक थे, फिलोसफर थे एंड सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और ये हमारे देश भारत के सेकंड प्रेसिडेंट भी थे। टीचर्स डे इज़ सेलिब्रेटेड इन हिज ऑनर, टीचर्स डे इन्हीं के ऑनर में मनाया जाता है। फिर हैं भगत सिंह, अ यंग रिवॉल्यूशनरी हु फॉट फॉर इंडियाज़ फ्रीडम, ही सेक्रीफाइड हिज लाइफ फॉर द नेशन एंड बिकेम एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल। तो भगत सिंह के बारे में तो आपने बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी। ये एक रिवॉल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान कर दिया था अपने देश को आज़ाद कराने के लिए, और ये सबके लिए एक इंस्पिरेशन है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ही इज़ ऑल्सो नोन एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, इनको हम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ही वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट एंड द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये भारत के 11th प्रेसिडेंट थे और ये एक बहुत ही महान वैज्ञानिक थे। ही इंस्पायर्ड मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स टू ड्रीम बिग, इन्होंने बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको बड़ा सपना देखने के लिए प्रोत्साहित किया, ठीक है, इंस्पायर किया। तो इस तरीके से आप इनके बारे में बताएंगे। आगे है ग्रुप एक्टिविटी, फाइंड आउट फ्रॉम योर एल्डर्स अबाउट पीपल हु हैव कंट्रीब्यूटेड टू द नेशन फ्रॉम योर लोकेलिटी और स्टेट एंड शेयर व्हाट यू लर्न इन द क्लासरूम। ओके, तो आपने अपने जो बड़े हैं घर में उनसे पता करना है कि आपकी सोसाइटी में या आपकी लोकेलिटी में कोई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन किया है, या आपके स्टेट में कोई ऐसे लोग हैं तो उनके बारे में आप जानेंगे, पता करेंगे और उसके बाद उन्हें क्लासरूम में उनके बारे में बताएंगे कि आपने क्या सीखा उनसे। ठीक है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट कल्चरल फेयर, सेलिब्रेट द वाइब्रेंट डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया वेयर एवरी स्टेट टेल्स इट्स ओन कल्चर स्टोरी। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, एक फेयर लगाना है। स्कूल में आप लोग फेयर लगाते होंगे, मेला लगाते होंगे, उसमें अलग अलग स्टेट्स की जो हमारी इंडिया की जो डाइवर्सिटी है, अलग अलग तरह के लोग वेशभूषा पहनते हैं, अलग अलग तरह का खान पान है, अलग अलग तरह की भाषाएं हैं, उसके बारे में आप दिखाएंगे। उसके लिए क्या करना है, डिवाइड द क्लास इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, क्लासरूम में जितने भी बच्चे हैं उनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे। असाइन ईच ग्रुप अ डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया, और हर एक ग्रुप को इंडिया के किसी एक स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए बोलेंगे। जैसे मान लीजिए 5 स्टूडेंट्स का ग्रुप है तो उनको बोल देंगे आप पंजाब को रिप्रेजेंट करो, आपको पंजाबी जो ड्रेस है उस वो कॉस्ट्यूम है उसको पहननी है, वहाँ का जो खान पान है उसके बारे में बताना है, वहाँ की भाषा बोलनी है। ऐसे जो दूसरा ग्रुप है 5 स्टूडेंट का, उनको महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करने के लिए बोल देंगे, ठीक है, महाराष्ट्र। ओके, ऐसे ही इट्स अप टू यू, आपके टीचर आपको जैसे बोलें उस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। देन ईच ग्रुप विल एक्सप्लोर देयर असाइंड स्टेट एंड प्रिपेयर अ प्रेजेंटेशन कवरिंग ट्रेडिशनल ड्रेस। ओके, यहाँ पर आपको दिया हुआ है, आपको उस बारे में क्या क्या पता करना है। आपके जो टीचर होंगे या जो ग्रुप होगा उसको जो भी स्टेट असाइन किया जाएगा, असाइन मतलब आपको जो स्टेट रिप्रेजेंट करने के लिए दिया जाएगा, वहाँ उसके बारे में, वहाँ के ट्रेडिशनल ड्रेस के बारे में आपने पता करना है, वहाँ का पॉपुलर फूड खाना, वहाँ के फेस्टिवल्स कौन कौन से त्यौहार होते हैं, वहाँ के लैंग्वेजेस भाषाएं एंड डांस एंड म्यूज़िक, वहाँ के डांसेस एंड म्यूज़िक के बारे में पता करना है। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, यू मे ऑल्सो प्रिपेयर पोस्टर्स कटआउट्स एक्सेट्रा ऑन द असाइंड स्टेट। आपको जो स्टेट असाइन हुआ है उससे रिलेटेड आप पोस्टर भी बना सकते हैं, कटआउट्स बना सकते हैं, और भी चीज़ें जो आप शो कर सकते हैं वो आप बनाएंगे। सेट अप अ कल्चरल फेयर इन द क्लास, ईच ग्रुप कैन सेट अप देयर ओन स्टेट बूथ,
स्टूडेंट्स विल टेक टर्न्स एंड विजिट अदर बूथ्स एंड लर्न अबाउट ईच स्टेट। तो यहाँ पर आप क्लासरूम के अंदर ही अपना अपना एक बूथ बनाएंगे, ठीक है, एक थोड़ी थोड़ी जगह ले लेंगे, वहाँ पर आप अपनी सारी चीज़ें रिप्रेजेंट करेंगे जिस स्टेट को आप बिलोंग करते हो, और एक एक करके जो एक ग्रुप है वो दूसरे स्टॉल पे जाएगा, बूथ पे जाएगा, फिर दूसरे ग्रुप तीसरे वाले बूथ पे जाएगा। इस तरीके से हर एक जो स्टूडेंट का ग्रुप है अलग अलग जो आपने बूथ्स बना रखे हैं, ठीक है, वहाँ पर जाके देखेंगे कि दूसरे दूसरे स्टेट्स में क्या क्या होता है, उनके बारे में भी पता करेंगे। आफ्टर द फेयर गैदर ऑल द स्टूडेंट्स इन अ सर्कल एंड डिस्कस। जब आपका फेयर हो जाए उसके बाद आप सब एक सर्कल में खड़े होंगे और डिस्कस करेंगे किस बारे में? व्हाट आर द यूनिक फीचर्स यू फाउंड इन ईच स्टेट। हर एक स्टेट में कौन सी विशेष बात थी, विशेष फीचर था जो डिफरेंट था, अलग था सबसे, उसके बारे में आप डिस्कस करेंगे। व्हाट आर द सिमिलैरिटीज़ और कॉमन वैल्यूज़ यू फाउंड। और वहाँ पर हर एक स्टेट में आपको कौन सी सिमिलर चीज़ें मिली, एक जैसी थी, जो उनसे जो आप वैल्यूज़ आपको मिलती हैं वो क्या थी जो एक जैसी थी सारे स्टेट्स में, उनके बारे में भी आप डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखो कैसे बच्चे अलग अलग स्टेट्स के जो कॉस्ट्यूम्स होते हैं उसमें खड़े हुए हैं, है ना, ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी हुई है। ऐसे ही आपने भी अपने आप को रिप्रेजेंट करना है एंड दे आर सो हैप्पी। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप इसमें जो भी बातें आपको समझाई गई, बताई गई, वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो।